हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 28। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके पास एक ऑर्डर रैंकिंग का गिवन है। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है कि हाउ मैनी लेटर्स इन द सीक्वेंस ईदर इमीडिएटली प्रीसीड अ नंबर और इमीडिएटली फॉलो अ सिंबल। ओके, क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है कि ऐसे कितने लेटर्स हैं इस सीक्वेंस में। ठीक है, या तो वो प्रीसीड करते हैं किसको, एक नंबर को, या फिर वो इमीडिएटली फॉलो करते हैं किसको, एक सिंबल को। सिंपल सा मतलब क्या हुआ, एक आपके पास लेटर, कोई भी एक लेटर लिख लीजिए ऐसे, एक आपके पास लेटर ऐसा जो कि प्रीसीड किसको करता है, एक नंबर को, या तो फॉलो किसको करता है, एक सिंबल को। ठीक है, मैंने कोई भी एक ऐसी नंबर लिख लिया रैंडमली, कोई भी एक ऐसी सिंबल लिख लिया जस्ट टू मेक कि मुझे पता चल जाए कि मुझे करना क्या है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, बस आप लेटर्स को चेक करिए। इस लेटर की अगर मैं बात करूँ, इसके आगे क्या है, सिंबल है, यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर हो रही है ना हमारे पास, तो इसको हम काउंट कर लेंगे 1। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी बात करता हूँ तो ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे देख लीजिए सिंबल नहीं है और इसके पीछे नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। इसकी अगर बात करता हूँ तो हाँ, इसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसकी बात करता हूँ तो इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद इस लेटर की बात करता हूँ तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। इसकी बात करता हूँ तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद एफ, इसकी अगर बात करता हूँ तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे क्योंकि इसके पीछे क्या है, आपके पास 1 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर 3। ठीक है, इसकी अगर बात करता हूँ तो इसके आगे क्या है, आपके पास एक सिंबल है, तो हम इसको भी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करता हूँ तो इसकी बात करूँगा तो इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे, मतलब 5। ठीक है, इसके बाद अगर बात करता हूँ तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे, मतलब 6। तो टोटल आपके पास कितने ऐसे लेटर्स हो गए, 6 हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स immediately preceded by a number belonging to the second half of the sequence, okay, and the symbol immediately preceded by a letter belonging to the second half of the English alphabet in the above sequence। okay, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे टोटल नंबर पूछा है किसका, उन लेटर्स का जो कि इमीडिएटली प्रीसीड करते हैं किसको, उन नंबर्स को जो कि बिलोंग करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द सीक्वेंस। सेकेंड हाफ ऑफ द सीक्वेंस की अगर उसने बात करी है तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काउंट करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए कितने, 3, 6, 9, 12, 15 एंड देन 18, 21, 24, 27, 30 एंड देन 32 है। तो टोटल हमें कितने काउंट करने पड़ेंगे, 16। देखिए यहाँ तक आपने 1 2 3 4 5 15 काउंट कर लिए थे, तो आप इसमें से एक काउंट कर लीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेटर्स के पीछे प्रीसीड किससे करना चाहिए, इनमें से किसी भी नंबर से करना चाहिए। मतलब क्या, 1 हो जाए उसमें, ठीक है, 9 हो जाए उसमें, 2 हो जाए उसमें, 4 हो जाए, 5 हो जाए। समझ में है ना, उसने क्या बात करी थी, सेकेंड हाफ ऑफ द सीक्वेंस की बात करी थी। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, और उसके बाद ऐसे सिंबल्स जो कि इमीडिएट प्रीसीड करते हैं किसको, बाय अ लेटर बिलोंगिंग टू द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, ऐसे लेटर्स जो कि बिलोंग किससे करते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। मतलब क्या, एन से लेकर जेड तक होने चाहिए। ठीक है, ये जो बिलोंग करना चाहिए वो एन से लेकर जेड तक होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं। फाइन, अगर हम ऐसे लेटर्स की बात करें तो देखिए वो क्या हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट, ये किससे बिलोंग कर रहा है, आई मीन किसको प्रीसीड कर रहा है, ये 1 को प्रीसीड कर रहा है, तो ये हो गया आपके पास, काउंट हो गया 1। उसके बाद अगर इसकी बात करूँ तो ये नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, उसके बाद ये काउंट नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास 3। ये 3 ही यहाँ पर आपके ऐसे पेयर्स काउंट होंगे ना, ऐसे लेटर्स जो कि प्रीसीड किससे करते हैं,
आपके पास उन नंबर से जो कि किस पे बिलोंग करते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई ना आपको? मतलब क्या, यहाँ पर हो गया आपके पास ये 3। फिर अब अगर मैं ऐसे सिम्बल्स की बात करूँ जो कि प्रोसीड किससे करते हैं, एन से लेकर जेड तक, तो वो कितने होंगे? देखिए सिम्बल्स पर जाइए आप डायरेक्टली। सिम्बल्स की बात करता हूँ तो इसको हम काउंट करेंगे, देखिए क्योंकि ये किसको प्रोसीड कर रहा है, एक्स को, तो 1। उसके बाद सिंबल पर जाइए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सिंबल पर जाइए, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। सिंबल पर जाइए, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। इसको भी नहीं करेंगे। इसको भी नहीं करेंगे। इसको भी नहीं काउंट करेंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको काउंट करेंगे, मतलब क्या, ये आपके पास हो गया 2। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो ये आपके पास कितने आ गए, 2 आ गए। तो यहाँ से ये टोटल कितने आपके पास 3, ये आपके पास टोटल कितने 2, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 5, मतलब C1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, उसने बोला है कि इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज इज रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर, then which of the following will be the 12th element to the right of 9th element from left? Okay, उसने क्या बोला है कि अगर सेकेंड हाफ, हमने देखा था सेकेंड हाफ आपका यहाँ से था ना, ठीक है, ये जो आपके पास सेकेंड हाफ है, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब क्या, 5 को यहाँ लिखें, फिर इसको यहाँ पर लिखें, उसके बाद ए को यहाँ पर लिखें, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, इन दैट केस हमें ये चीज़ पता करनी है कि 12th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसको आप हमेशा एंड से पढ़ा करिए, मतलब क्या, 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से 9th एलिमेंट, ठीक है, उसका 12 टू द राइट। 12 टू द राइट अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका राइट इस साइड होगा ना, तो 12 टू द राइट। तो मतलब यहाँ से अगर हम कंसीडर करें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 21st। ठीक है, और अगर हम राइट साइड से बात करें तो हम एक चीज़ जानते हैं, टोटल आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, 32 है ना। और अगर हम यहाँ से बात करें लेफ्ट हैंड से, उसकी पोजीशन कितनी है, 21st है। ठीक है, तो राइट साइड से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, 32 में से 21 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे और +1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 और 1 मतलब +1 12। तो अगर हम राइट साइड से 12th पोजीशन निकाल लेते हैं, इन दैट केस हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो बस यहाँ से आप 12th निकाल दीजिए। अब देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि ये रिवर्स हो गए। अगर ये रिवर्स हो गए तो राइट साइड से आप यहाँ से कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ से अगर मैं 12th की बात करता हूँ तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या, P आना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अबव सीरीज। ओके, अब उसने किसी की बात करी, फिर से हम एंड से पढ़ेंगे इसको, है ना, हमेशा जब भी आपको ऐसे दिया जाता है आप एंड से पढ़िए। तो देखिए 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ओके, एंड देन इसका क्या, 7th टू द लेफ्ट, इसका 7th टू द लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट का होगा, इस साइड होगा ना, तो इसका 7th। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें कौन सी पोजीशन निकालनी पड़ेगी, 19 में से अगर हम 7 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 12th। ठीक है, तो राइट, तो लेफ्ट हैंड से आप 12th निकाल लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब क्या 7 आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप। ओके, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ओके, उसने हमसे क्या बोला है कि इनमें से 4 ऐसे हैं जो कि एक फॉर्म बनाते हैं, आई मीन एक ग्रुप बनाते हैं, और बाकी का एक ऐसा है जो कि एक ग्रुप नहीं बनाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार बताइएगा कि इन सब में से आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, देखिए। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है, अगर हम 6 को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन H इज ग्रेटर देन J विल डेफिनेटली बी ट्रू। H इज ग्रेटर देन J अगर हमें चेक करना और डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, तो देखिए
अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं एच और जे, तो यहाँ से रिलेशन हमें क्या मिल रहा है कि एच क्या है, वो या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर वो इक्वल हो सकता है जे से, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म नहीं हो रही है ना, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ बात करता हूँ एच और जे, तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो रही है क्या, एच इज़ ग्रेटर देन जे, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जे इज़ ग्रेटर देन एच आ रहा है, और यहाँ अगर देखता हूँ तो यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकलेगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज़ दी राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन ये इज़ डेफिनेटली ट्रू। अगर ये एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है और वो डेफिनेटली ट्रू है, इन दैट केस इनमें से कौन सा वाला एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो देखिए पहले अगर P और S की बात करता हूँ तो P और S के बीच में रिलेशन क्या निकलना चाहिए, P इज़ ग्रेटर देन S। ये चीज़ डेफिनेटली ट्रू तो नहीं हो पाएगी ना। ओके उसके बाद अगर इसको चेक करता हूँ Q इज़ इक्वल टू S, Q इक्वल टू S, ये भी चीज़ डेफिनेटली ट्रू नहीं हो पाएगी। उसके बाद अगर बात करता हूँ P इज़ ग्रेटर देन S, P इज़ ग्रेटर देन S, हाँ ये चीज़ ट्रू होगी। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए R और P की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा कि P इज़ ग्रेटर देन R आना चाहिए, तो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन ये इज़ डेफिनेटली ट्रू। उस टाइम से पूछा है कि अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू, इन दैट केस इनमें से कौन सा वाला ट्रू होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ तो Q इज़ लेस देन P, Q इज़ लेस देन P, Q और P के बीच में कोई भी रिलेशन निकलेगा ही नहीं। उसके बाद Q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू D, फिर वही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ Q और T की, तो देखिए Q और T के बीच में तो रिलेशन क्या है, इक्वल है ना ये दोनों। उसके बाद R और Q की बात करता हूँ तो R क्या आएगा आपके पास, R इज़ लेस देन Q ही आना चाहिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको अगर हम चेक करते हैं तो T इज़ इक्वल टू P, ये आपके पास गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने यहाँ पर एक DS का दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें राफ्ट का कोड पता करना है। ठीक है तो राफ्ट का कोड हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास राफ्ट गिवन है, फाइन, और अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो आपके पास राफ्ट नहीं गिवन है। आप फर्स्ट से किस तरीके से राफ्ट को निकाल सकते हैं, अगर आपके पास एंड वर्क इम्प्रूव का कोड मिल जाए तो। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके पास ना ही एंड है, ना ही वर्क है, ना ही इम्प्रूव है, तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से तो कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन दोनों सेंटेंसेस में अगर मैं देखूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट से तो डेफिनेटली हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सेकंड को एक बार चेक करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही सिंबल दिया हुआ है, तो इससे भी हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ सेकंड से भी नहीं कर सकते, क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर आंसर को निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, आपके पास राफ्ट कॉमन है और आपके पास इम्प्रूव कॉमन है। फाइन, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों से आप आंसर को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस से। अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इससे कुछ पता कर सकते हैं आप, नहीं। आपके पास फिर वही चीज़ राफ्ट और इम्प्रूव में अभी भी कन्फ्यूज़न रहेगी, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक डायरेक्शन का दिया हुआ है। उसने हमसे क्या बोला है कि A and B वेंट आउट ऑफ देयर हाउसेस टू गो टू द सेम ऑफिस। ओके A और B अपने घर से निकलते हैं सेम ऑफिस के लिए। उसके बाद B वॉकड 4 किलोमीटर्स इनिशियली इन साउथ डायरेक्शन एंड A इनिशियली वॉकड 13 किलोमीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू मीट एट पॉइंट। ओके उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे ये चीज़ बोली है कि A और B अपने घर से निकलते हैं, B साउथ डायरेक्शन में जाता है कितना, 4 किलोमीटर्स। ठीक है और A क्या करता है, A जाता है 13 किलोमीटर्स किस में, नॉर्थ ईस्ट में। ओके एक पॉइंट पर मिलने के लिए उसने हमसे ये चीज़ बोली है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ, मतलब क्या, A होगा यहाँ पर, A ने चला कितना, 13 किलोमीटर्स। ठीक है उसके बाद उसने बोला कि फ्रॉम देयर दे वॉक 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ओके यहाँ से वो 12 किलोमीटर्स ईस्ट जाते हैं, फाइन। उसके बाद एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड अनदर 5 किलोमीटर्स टू रीच देयर ऑफिस। ओके अब वो यहाँ से क्या करते हैं, राइट टर्न लेते हैं और 5 किलोमीटर के बाद अपने ऑफिस में पहुँचते हैं। ये आपके पास क्या है, उनका ऑफिस है। उसने बोला कि
एज हाउस इज इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस, अगर ए का हाउस वेस्ट डायरेक्शन में अपने ऑफिस से, व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस टू देयर हाउसेस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो हमें ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं ये बराबर कितने हैं आपके 5 के, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 13 के स्क्वायर के, मतलब ये 12 आपके पास, फिर ये भी आपके पास 12, तो ए का जो डिस्टेंस हो गया वो तो हो गया 24। ठीक है, अब अगर मैं बी के डिस्टेंस की बात करता हूँ तो बी के डिस्टेंस में आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो इस डिस्टेंस के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपके पास ये टोटल डिस्टेंस कितना है 4 और 5 मतलब 9, ये आपके पास कितना है 12 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 144 मतलब कितना हो जाएगा 5 और 225 मतलब कितना 15, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 और 15 मतलब C1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए फाइन। सो ये आपके पास एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आप कोड फाइंड आउट करिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।